नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं और बीच बीच में हम बहादुर पुलिस पदाधिकारियों की गाथा भी सुनाते रहते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है KPS गिल की, इंडिया की सुपर कॉप की। वे अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हैं। उन्होंने जो काम किए, उन्होंने जो देश की सेवा की, वह मिसाल है। तो KPS गिल श्रृंखला की आज 6ठी कहानी है और खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 365। तो इसका मतलब यह हुआ कि एपिसोड खबरों के पीछे में KPS गिल की श्रृंखला का प्रारंभ हुआ 360 से। देखिए, हम किसी फ्लैशबैक में नहीं जा रहे हैं। आपने एपिसोड नंबर 364 देखा होगा और समझ लिए होंगे कि KPS गिल अपने पुलिस जीवन के प्रारंभिक काल से ही लड़ने वाले पुलिस ऑफिसर के रूप में डेवलप हो रहे थे और दंगा फसाद से निपटना तो KPS गिल ने ट्रेनिंग के दौरान ही जान लिया था। जब वे असम मेघालय कैडर में पहुंचे और फिर थाने की ट्रेनिंग तिनसुकिया में, तो देखिए उनका सामना हुआ पहली बार जहां सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा था। जो पुलिस रिकॉर्ड था वह यह बता रहा था कि पिछले कई वर्षों से इस चौराहे पर तनाव ऐसा बढ़ जाता है कि नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। तो किस दिन? मुहर्रम का दिन। और होता यह था कि 2 ताजिया जुलूस जो बड़े ही फेमस थे, वे एक जगह पर आते थे और फिर वहां से उन्हें आगे जाना होता था। तो आगे कौन जाएगा, कौन लीड करेगा, कौन ताजिया जुलूस आगे, कौन पीछे, आपस में ही लोग झगड़ा कर लेते थे। इसके बाद तनातनी से पूरा शहर अशांत हो जाता था। तो इस दफे KPS गिल को जिम्मेवारी मिली कि आपको इस मोर्चे पर तैनात होना है, स्थिति को संभालना है। तो KPS गिल ने रैकी की और उन्होंने समझा कि किस तरीके से इस चुनौती से हम निपट सकते हैं। KPS गिल ने समझा कि यह काम तो बड़ा आसान है, पता नहीं पुलिस रिकॉर्ड में पिछले कई वर्षों से मैं इसे अशांति के रूप में देख रहा हूं। तो KPS गिल ने तय किया और अपनी पलटन के साथ, जिसे वे लीड कर रहे थे, उस स्थान पर जहां दोनों ताजिया जुलूस आकर इकट्ठा होते थे, जहां विवाद बढ़ता था, वहां काफी पहले से पहुंच गए और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। और जो स्थानीय लोग थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया, लोगों को यह समझाने की कोशिश करी कि यह झगड़ा क्यों नहीं खत्म होता। तो KPS गिल ने एक फार्मूला निकाला, बहुत आसान फार्मूला था, पता नहीं पिछले कई वर्षों में यह क्यों नहीं समझा गया। KPS गिल ने कहा कि देखिए, सबसे अच्छी बात यह है, दोनों ताजिया जुलूस वाले कौन हैं मैं नहीं जानता, कहां से आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक आगे जाने का सवाल है तो यह सीधा फार्मूला हमने आज निकाला है कि जो पहले पहुंचेगा यहां वही आगे जाएगा, मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा। तो स्थानीय लोग इस बात से सहमत हो गए और पिछले कई वर्षों से जो अशांति चल रही थी, इस साल जब KPS गिल तैनात किए गए, ये 1958-1959 की बात है, तो वहां से ताजिया जुलूस मुहर्रम बिल्कुल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। KPS गिल को इस बात का भी स्मरण है कि जब वे ट्रेनिंग में ही थे तो जोरहाट से पास में ही वहां कॉमनल राइट्स की खबर आई और दंगा भड़क गया था। शहर बिल्कुल अशांत था। तो वहां के DIG थे हैदर हुसैन। तो DIG हैदर हुसैन ने कॉल किया KPS गिल को कि आप मुझे रिपोर्ट कीजिए। तो KPS गिल वहां पहुंचने के पहले हालात को समझ चुके थे कि दंगा क्यों भड़का। तो मालूम यह हुआ कि यह अफवाह पता नहीं कहां से फैल गई थी कि जानवर का एक टुकड़ा उस पानी टंकी के भीतर डाल दिया गया है जहां से पूरे शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके बाद लोगों का गुस्सा, आगजनी, हिंसा, तमाम तरीके की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी। शहर के हालात को नियंत्रित रखने के लिए 144 लगाया जा चुका था। लोगों के बाहर निकलने पर अंकुश लगाया गया था और भीड़ इकट्ठा होने पर भी रोक लगाई गई थी। तो KPS गिल DIG के कॉल पर पहुंचे जोरहाट और
उन्हें जिम्मा दिया गया गोलाघाट का। गोलाघाट एक सब डिवीजन था। तो केपीएस गिल याद करते हैं कि जब उन्हें गोलाघाट का जिम्मा मिला तो वे वहां पहुंचे। वहां पहले से एक एसडीपीओ थे, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, डीएसपी रैंक के पदाधिकारी। वे नीचे से प्रमोट होकर आए थे, मतलब दारोगा से डीएसपी बने थे। उन्हें केपीएस गिल का वहां आना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने असहयोग का रवैया अख्तियार कर लिया और केपीएस गिल की ड्यूटी लगा दी गई ट्रंक रोड पर और कहा गया कि ट्रैफिक स्मूथ होना चाहिए, कोई गाड़ी रुके नहीं और सब कुछ शांत बना रहे। तो केपीएस गिल अपनी ड्यूटी पर लग गए। अब उन्हें गोलाघाट का जो भौगोलिक चित्रण था वह तो पता था नहीं कि सीमा कहां से शुरू कहां से खत्म। तो एसडीपीओ साहब ने और सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने जो बताया था वह उन्होंने जाना और जहां जो जानकारी थी उसके हिसाब से ट्रैफिक को स्मूथ रखा। जहां जरूरत हुई उन्होंने लाठीचार्ज कराया, भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया। लेकिन शाम को जब वे अपनी ड्यूटी खत्म करके लौटे तो मालूम हुआ कि डीआईजी हैदर हुसैन साहब बहुत फायर हैं। तो ये पहुंचे केपीएस गिल और डीआईजी साहब सचमुच बम के हुए थे। तो डीआईजी साहब ने कहा कि तुमने ट्रैफिक स्मूथ क्यों नहीं कराया, कैसे वहां इतनी गाड़ी इकट्ठा हो गई। तो केपीएस गिल ने कहा कि जहां मैं था और जहां मुझे बताया गया था वहां तो सब कुछ स्मूथ था और हमने अपने सबऑर्डिनेट से पूछा कि इसके बाद भी हमारी जिम्मेदारी आगे तक है क्या। तो सबऑर्डिनेट्स ने कहा कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाती है, आगे की जिम्मेदारी दूसरे पुलिस पदाधिकारियों की है। तो हैदर हुसैन ने वहां एक सीख दी, देखो सबऑर्डिनेट्स की बातों पर आंख बंद कर भरोसा मत करना। वे तुम्हें विचलित करेंगे, वे तुम्हें दिग्भ्रमित करेंगे, तुम्हारी ड्यूटी को भंग करेंगे। तो केपीएस गिल ने इस मूल मंत्र को जो हैदर हुसैन साहब ने दिया था उसे अपने जिंदगी में शामिल कर लिया, अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया कि सबऑर्डिनेट्स की बात पर हमें सब कुछ आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर लेना है, अपना भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बहाल रखना है। केपीएस गिल को इस बात का भी संस्मरण है कि जब वे इधर ही थे तो एक मुस्लिम गांव में उपद्रवियों के द्वारा हमला बोलने की शिकायत आई। वहां दंगा फसाद हुआ था, माल असबाब को नुकसान पहुंचाया गया था, ठीक है कोई हत्या नहीं हुई थी। तो इस घटना की जांच के लिए और जो इसके अभियुक्त थे उसे पकड़ने के लिए केपीएस गिल को भेजा गया। केपीएस गिल जब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जिस इलाके में यह घटना घटी, मतलब जिस थाना क्षेत्र में, वहां का थानेदार भी एक मुस्लिम ही है। तो केपीएस गिल ने उस थानेदार से जो मुस्लिम था उससे पूछा उन्होंने कि तुम गांव में क्यों नहीं गए। तो थानेदार ने कहा मैं डर गया क्योंकि उपद्रवी हिंदू थे, असमी थे। तो मुझे लगा कि मुसलमान के गांव में हमला हो रहा है और मैं जाऊंगा तो कहीं ऐसा न हो कि मुझे ही वे लोग शिकारी बना ले। तो केपीएस गिल इस बात से खपा हो गए। केपीएस गिल ने एक मंत्र सिखाया कि देखो तुम न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई हो, तुम्हारी वर्दी ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी वर्दी ही तुम्हारी ताकत है। और यदि तुम पुलिस वाले हो और तुम डर गए तो तुम्हारे पुलिस होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब साफ कि पुलिस का काम डरना नहीं है, पुलिस का काम चुनौतियों का सामना करना है, आतंकियों अपराधियों से निपटना है। तो यह जो ट्रेनिंग थी केपीएस गिल की जिंदगी में आगे बहुत काम आई। केपीएस गिल इस बात का भी स्मरण करते हैं कि मुसलमान थानेदार जिन अभियुक्तों को नहीं पकड़ पा रहा था डर के मारे, हमने उन सारे अभियुक्तों को लोकल इनपुट्स के आधार पर जो विक्टिम थे उनसे जानकारी प्राप्त कर, फिर उधर के इलाके में जो चाय बागान थे उनके प्रबंधकों से जानकारी प्राप्त कर सभी को गिरफ्तार किया, कराया और लोकल जो पब्लिक थी उनके भीतर पुलिस के प्रति एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। केपीएस गिल याद करते हैं, मेरे इस कार्य की सराहना हुई और मुझे कॉल किया गया शिलोंग, तब शिलोंग ही राजधानी थी। और सुधीर दत्त साहब एक आईपीएस ऑफिसर थे जो आईजीपी थे। देखिए यह उस दौर की बात है जब डीजीपी नहीं हुआ करता था, आईजीपी ही पुलिस का मुखिया हुआ करता था। तो
सुधीर दत्त साहब जो आईजीपी थे, वे पहले इंटेलिजेंस में काम कर चुके थे। तो उन्होंने हमारे बैच के, जो केपीएस गिल का बैच था, उनके सारे आईपीएस को बुलाया था, और जो इस पहले वाले बैच के आईपीएस थे उन्हें भी कॉल किया था। तो सुधीर दत्त साहब ने सभी से मुलाकात की। वे ड्राइंग रूम में बड़ी बेसब्री से हम सभी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां स्वागत की अच्छी तैयारी थी और उन्हें स्टेट का इनपुट भी हमें देना था। वे नागालैंड में जो हालात थे उसकी चर्चा कर रहे थे, भारत चीन के बीच जो रिश्ते थे उसकी चर्चा कर रहे थे, जो तनातनी था जिसके परिणाम स्वरूप 1962 में क्या हुआ यह भी आपको पता है। तो उन सभी की चर्चा कर रहे थे और वे इंटेलिजेंस में रहे हुए थे, इसलिए उतनी जानकारी ही मुझे शेयर कर रहे थे जो देना मुनासिब था, क्योंकि नागा पहाड़ी का इलाका हमारे क्षेत्राधिकार में, हमारे राज्य के क्षेत्राधिकार में था। जवाहरलाल नेहरू की चर्चा भी वे बार बार कहते और वहां से मिले संदेशों को, वहां से मिले निर्देशों की बातें भी करते। तो खैर, तो केपीएस गिल को इस बात का भी स्मरण है कि आईजी साहब ने सारी बातें समझाई और इसके बाद उनके जो घर के स्टाफ थे, आईजी साहब के स्टाफ थे, हम लोगों के लिए वहां डिनर की व्यवस्था की गई थी। तो डिनर के पहले शराब परोसी जाने लगी और पूछा गया कि कौन कौन लोग शराब पिएंगे। तो केपीएस गिल को याद है कि जितने आईपीएस साथ वाले गए थे सभी ने कह दिया मैं तो शराब पीता ही नहीं हूं, जबकि सभी के सभी बड़े ही पियक्कर थे, जैसे ही मौका मिलता था पीने को निकल जाते थे। लेकिन केपीएस गिल ने कहा कि देखिए मैं शराब पी सकता हूं, मैं नशाबाज नहीं हूं, शराब का आदी नहीं हूं, लेकिन मुझे शराब पीने से परहेज भी नहीं है। केपीएस गिल याद करते हैं कि देखिए मैंने झूठ बोलना बचपन से नहीं सीखा, तो मैं कैसे कह सकता था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो मैंने शराब पी। तो आपको यह भी पता है कि केपीएस गिल की जिंदगी में ओल्ड बॉन्ग से लेके जॉनी बाकर के ब्लू लेबल तक की चर्चा आती रहती है। वे धन संचय नहीं किए, लेकिन शौक उन्होंने पूरा किया। किताबों के लिए तो पैसे कम हो जाते थे, वे दोस्तों से उधार लेते थे। खैर, तो कहते हैं केपीएस गिल कि इसके बाद सुधीर दत्त साहब ने जो आईजीपी थे, हम सभी की जिम्मेदारी शिलोंग में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में लगाई। तब जो राज्य के कर्मचारी थे वे हड़ताल पर चले गए थे और फिर सरकार ने ऐसा फैसला किया कि ये जो हड़ताली कर्मचारी हैं जिनके कारण राज्य का कामकाज प्रभावित है, उनसे सख्ती से निपटना है। तारीख मुकर्रर हो गई, हम सभी तैयार थे, लेकिन अचानक जिस दिन कार्रवाई होनी थी, बहुत बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां होनी थी, हालात को नियंत्रित किया जाना था, मुख्यमंत्री ने घुटने टेक दिए और उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों की सभी मांगे मानकर समझौता कर लिया। इसके बाद वह कार्रवाई नहीं हो पाई जिस कार्रवाई के लिए हम सभी को तैयार किया गया था। तो केपीएस गिल कहते हैं कि देखिए ये 1959 की बात है, 1959 की बात है, तब तक हमारी शादी हमारे पिताजी ने तय कर दी और मैं शादी करने के लिए छुट्टी पर चला गया। मेरी शादी हुई हेमिंदर कौर के साथ, जो एक बहुत ही चर्चित आईपीएस पदाधिकारी सरदार प्रकाश सिंह की बिटिया थी। बहुत ही खुशहाल जिंदगी मेरी रही। वे कहते हैं कि मैं छुट्टी लेकर गया। शादी 1959 में, 9 अगस्त 1960 1960 में मेरे बेटे ने, हेमंत पाल सिंह जिसका नाम रखा गया, उसने जन्म लिया और फिर 2 नवंबर 1964 को 1964 को मेरी बेटी मेरे घर में आई पैदा होकर, जिसका नाम चित्तबन रखा गया। खैर, तो शादी और बच्चों की बात तो हमने आपको बताई। तो देखिए अब ये शादी कर लौट गए, बच्चे जन्म लिए, उसके पहले ही लौटे। और जब लौटे तो केपीएस गिल को इस बात का स्मरण है कि 1960 में असम में एक बड़ा आंदोलन भड़क गया और यह आंदोलन भड़का स्टेट लैंग्वेज को लेकर, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई पूरे राज्य में। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका जो स्टैंड था, उनका कहना था कि स्टेट लैंग्वेज असमी भाषा को बनाने की घोषणा वे तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक जो गैर असमी भाषी लोग हैं इसे समर्थन ना देते। लेकिन जो असमी भाषी के पैरोकार थे, जो वहाँ के संगठन थे, जो वहाँ की पार्टियां थी, वह मुख्यमंत्री के इस फैसले का विरोध कर रही थी
और दुलाल बरुआ एक नेता थे जो स्टेट लैंग्वेज की घोषणा को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनका बहुत ही भड़काऊ भाषण अखबारों में छपता था, जिसके कारण तनाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन सरकार ने कभी भी दुलाल बरुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की और सहमति यह बनाई जा रही थी कि जब सभी सहमत हो जाएंगे तब यह देखा जाएगा। और जो असली तनातनी थी वह तनातनी मूल रूप से असम के मूल निवासियों में और बांग्ला भाषियों में हो गई थी। लेकिन शुरुआती आंदोलन बस इतना तक ही सीमित था, जिस कारण हिंसा की लपटें बढ़नी शुरू हो गई थी कि जो वहां बंगाली भाषा में साइन बोर्ड लगे थे बांग्ला भाषा में, उसे ये असमी लोग जबरदस्ती हटा रहे थे। लेकिन तभी हालात खराब होने लगे। दरअसल हुआ ऐसा कि शिलोंग में एक दिन जुलूस निकला और उस जुलूस में इस तरीके के नारा लगाए गए जिससे असम के मूल निवासी भड़क गए। कहा यह जाने लगा कि जो बांग्ला भाषा है वह शेरों की भाषा है और जो असम की भाषा है वह गधों की भाषा है। तो असम के लोग, जो असम के मूल निवासी, वे अपनी भाषा को गधों की भाषा कैसे स्वीकारते। तो इसके बाद जो वहां के मूल निवासी थे, असम के मूल निवासी, वे बांग्ला भाषियों पर अटैक करने लगे। जगह जगह गोलियां चलने लगी, पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और आंदोलन राज्यव्यापी होता चला गया। तो केपीएस गिल स्मरण करते हैं कि जगह जगह ट्रेनों को रोका जा रहा था, ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा था। तभी मुझे इस आंदोलन से निपटने का मौका भी मिला। हालांकि मेरी भूमिका कम थी, अभी मेरा रैंक छोटा था, लेकिन हमने वो काम किया जब मुझे लगा कि सभी डरने लगे हैं, पुलिस के ड्राइवर भी डरने लगे हैं, वे गाड़ियां चलाने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ जाता था। और फिर एक स्टेशन पर तो ऐसा हुआ कि पूछिए मत। तो उस स्टेशन पर क्या हुआ था, केपीएस गिल ने कैसे निपटा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 366 में अब यह श्रृंखला बहुत ही रोमांचक होगी और केपीएस गिल की असली जिंदगी की पूरी कहानी आप जानेंगे। तो देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मुझे आपने जो अनुरोध भेजा है जिन कहानियों के लिए, उन कहानियों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो श्रृंखलाएं जब खत्म होगी तो हम उन कहानियों पर भी आएंगे। तो एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि यदि आप मुझे कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं, मतलब कोई कहानी या वारदात, तो उस वारदात की तारीख, साल, स्थान का आपको पता है तो हमें जरूर बताइए। हम अपनी डायरी के पन्नों में तलाशेंगे और जब कहानी डायरी के पन्नों में नहीं मिलेगी तो अपनी रिसर्च टीम को कहेंगे। मेरी रिसर्च टीम किसी भी कहानी के पीछे बहुत मेहनत करती है। आपने वीरप्पन की कहानी में भी देखा होगा, केपीएस गिल की कहानी में भी आप देख रहे होंगे। केपीएस गिल की कहानी हमने बचपन से इसलिए शुरू की क्योंकि इतने बड़े व्यक्तित्व का, जिसने पंजाब में आतंकवाद का खात्मा किया, वह इतना बड़ा बना कैसे, यह आप जान सकिए। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते आप यदि मुझे मेल कर रहे हैं तो अपना नंबर भी लिखकर भेज सकते हैं। आपकी पहचान को हम तब तक सार्वजनिक नहीं करते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर ले। तो दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल रात केपीएस गिल श्रृंखला की 7वीं कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।